संस्कृताय। प्रिय मित्रों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं 8वीं कक्षा हेतु हिंदी वसंत का दूसरा पाठ, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। इसमें लेखक कामतानाथ ने आधुनिक समाज की स्थिति को उजागर किया है। मशीनी युग ने कैसे मजदूरों के हाथ काट दिए हैं, मजदूरों के काम धंधे बंद कर दिए हैं, पुरानी कई सारी परंपराओं रीति रिवाजों को ख़त्म कर दिया है। तो ये इसमें कामतानाथ जी इस कहानी के माध्यम से हमें बता रहे हैं, हमारे सामने इन सारी बातों को रख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को इस कहानी के साथ में। वसंत भाग 3 का दूसरा पाठ, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। पुराने समय में लाख का बहुत प्रयोग होता था, वही पाठ में भी दर्शाया गया है। इसका हम सार भी आपको बता सकते हैं, लेकिन सार जब बताएंगे तो उसके बाद आप जो है प्रश्नों के सही सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। केवल सार बताने से काम नहीं चलेगा, इसलिए हम पूरी कहानी को पढ़ेंगे और इसको अच्छे ढंग से समझेंगे। थोड़ा स्पीडली पढ़ेंगे क्योंकि कहानी थोड़ा सा बड़ी है। तो चलिए, जहाँ पे बताने की बारी आएगी वहाँ पे हम बता भी देंगे आपको। तो शुरू करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। लेखक अपने लिए कह रहे हैं, लेखक को बदलू ही सबसे अच्छा लगता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि मैं वहां से लौटता तो क्या ले आता, गोलियां ले आता। तो मैं उसके पास जो है ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। ये लेखक अपने मामा के यहाँ की बात कर रहे हैं। जब भी जाते थे तो बदलू उन्हें लाख की गोलियां बनाकर देता था, तो जिससे वो बड़े प्रसन्न रहते थे। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका ही कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। तो गांव के सभी बच्चे बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उसको क्या कहते थे, बदलू काका कहते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था। सहन का मतलब जो आंगन, बड़ा सा आंगन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसके नीचे बैठकर बदलू काम किया करता था। उसी नीम के नीचे बैठकर के बदलू काम किया करता था। बदलू उसके मामा के गांव में रहता है, ये ध्यान रखना। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख को पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। तो इस तरीके से चूड़ी का आकार देता। वो बगल में ही जो है क्या रखा होता था, एक चौखट रखी होती थी, जिसपे वो सलाख का काम करता था। उस चौखट पे वो क्या करता था, सलाख के समान पतला करता, सलाह करता, जैसे सुई होती है बारीक से, ऐसा उसको पतला करता है और उसको चूड़ी का आकार दे देता। मतलब पतला करके चूड़ी का आकार दे देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। बेलन नुमा, बेलन के जैसे आकार वाली लकड़ी के कुछ गट्टे होते हैं, वो लकड़ी के बनाए हुए होते हैं, गोल गोल से होते हैं, उनको मुंगेरिया कहते हैं। वो उसने रखी होती है और उनमें ही जो है वो उन चूड़ियों को, लाख की चूड़ियों को चूड़ियों जैसा गोल गोल सा आकार देता। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। जैसे मैंने अभी कहा, मुंगेरियाँ जो लकड़ी के जो गट्टे होते हैं गोल गोल से, उनमें चढ़ाता और उनको गोल करता और चिकना बनाता। और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। जब वो एक एक करके जो चूड़ियाँ बना लेता, तो उन सभी पे बनाने के बाद वह क्या करता था, उन पे रंग करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मतलब छोटी सी चौकी एक होती है, चौकी समान की छोटी चौकी, उसको मचिया कहते हैं। उस पर बैठ कर के वो करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। वह चौकी बहुत पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा होता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। लेखक कह रहे हैं, लेखक का समय बदलू के पास ही अधिकतर समय बीतता। और
वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा लेता, एक छोटी सी खाट या चौकी बोल सकते हैं, उसके लिए बैठने के लिए मंगा लेता। किसके लिए? लेखक के लिए। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता और घंटों लेखक वहीं बैठा रहता, उसको चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो जब वो मेहनत कर लेता, अर्थात जब वो चूड़ियाँ बना लेता, तो बेलन जैसे आकार की लकड़ियों पर उनको टांग लेता और कुछ देर तक निहारता रहता। उसको ये लगता कि जैसे किसी नई दुल्हन के हाथों में जोड़ा चूड़ियों का जोड़ा सजा है, उसी प्रकार से उसको वो लकड़ी दिखाई देती। और आगे चलेंगे। बदलू मनीहार था। मनीहार अर्थात चूड़ी बेचने वाला, जिसका पेशा ही हो चूड़ी बेचना। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, तो उसके पिताजी लोग भी चूड़ियाँ बनाते थे, तो वो भी चूड़ियाँ बनाता है। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था बदलू। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, मतलब मोल भाव उसकी चूड़ियों का जो बिक्री का जो वो था, वो बहुत सारी उसकी चूड़ियाँ बिकती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। वो तो उस गांव की तो पहनती थी, लेकिन जो आसपास की जो स्त्रियां हैं वो भी उसी की चूड़ियाँ पहनती थी, बदलू की बनाई हुई चूड़ियाँ। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था, लेकिन वो जो है चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से ही बहुत सीधा था। वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि कुछ वस्तुएं देना और कुछ वस्तुएं लेना। जैसे लोग उसे क्या देते थे, अनाज देते थे और वो उनको चूड़ियाँ देता था, चूड़ियों को वो बेचता नहीं था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। वो झगड़ता नहीं था, लेकिन जब शादी विवाह का समय आता तो वो अवश्य ही जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल देता था। अगर चाहे तो मुफ्त भी उससे चूड़ियाँ ले जा सकते थे, लेकिन जब विवाह का समय आता तो वो बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ता, सारी कसर निकाल देता। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे, अर्थात बहुत मेहनत करनी पड़ी थी उसको बदलू को मनाने में। मामा के यहाँ किसी लड़की की शादी थी, लेखक कह रहे हैं, और उसमें जो है इनके थोड़ा सा बिगड़ गई, आपस में बिगड़ गई, बहस हो गई, तो उसको मनाने में बहुत समय लगा, बदलू को मनाने में। विवाह में इस जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता और उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। अर्थात वैसे तो वो फ्री में भी दे सकता, लेकिन जब विवाह का समय आता तो उसकी चूड़ियों का मोल इतना बढ़ जाता कि वो अनाज भी लेता, स्त्री के अपनी औरत के लिए, अपनी घरवाली के लिए कपड़े भी लेता और साथ में अपने लिए पगड़ी लेता और जो रुपए लेता वो अलग लेता। तो विवाह के समय में बदलू का रवैया थोड़ा सा बदल जाता। और चलिए और आगे चलते हैं। यदि संसार में बदलू को किसी से चिढ़ थी तो बहुत ही कांच की चूड़ियाँ, केवल कांच की चूड़ियों से ही उसे चिढ़ थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। तो इस तरीके से कांच की चूड़ियों से बदलू को बहुत ही क्या था, बहुत ही चिढ़ थी। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, लेखक से बहुत घंटों तक बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में पूछा करता था लेखक से। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात तो और है लल्ला। ये जो है बदलू उसको उत्तर देता है, क्योंकि शहर में सभी लोग जो है, जितनी भी औरतें होती है वो अपने मर्द का हाथ पकड़ करके चलती है या घूमती रहती है। ये बदलू कह रहा है, ये बदलू लेखक से कह रहा है घूमती है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, उनकी कलाइयाँ बड़ी नाजुक होती है, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। इस तरीके से जो है बदलू उस पर एक कमेंट सा कर रहा है।
तो कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, लेखक कह रहे हैं कभी कभी अच्छी खासी खातिर भी कर लेता उसकी। क्या करता, जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मुझे 2-4 आम खाने को भी मिलते। ये जो है लेखक कह रहा है, आम की फसल जब होती तो उसे आम खाने को मिलता, और बदलू की यहाँ जब गाय दूध देती है तो बदलू उसके लिए मलाई भी रख लेता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। सबसे अच्छा मुझे इसलिए वो लगता था क्योंकि वो रोज मुझे लाख की 1-2 गोलियां बना करके देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। गर्मियों की छुट्टी में लेखक जो है बदलू के गाँव जाता या मामा के गाँव जाता और 1-1.5 महीने रह करके फिर वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हो गई। मैं 2-3 बार ही गया था, लेकिन तभी मेरे पापा का ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो गया और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका, और लंबे समय तक मैं मामा के गांव जा न सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। लेखक कह रहे हैं कि जब मैं बड़ा हो गया, 8-10 वर्ष बाहर बीत गए, तो मैं सब कुछ भूल चुका था, गोलियां भी भूल चुका था और बदलू को भी भूल चुका था। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। गांव में मैं गया, बदलू का कोई ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गाँव में लगभग सभी स्त्रियाँ कांच की चूड़ी पहने हैं। उन्होंने देखा कि गांव में सभी ने कांच की चूड़ियां पहनी है और लाख की चूड़ियां तो गायब ही है। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी, बहुत कम हाथों में मैंने देखा कि लाख की चूड़ियां उन्होंने पहनी है। नहीं तो अधिकतर स्त्रियों ने कांच की चूड़ियां पहनी थी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। लेखक को कैसे बदलू की याद आई, अचानक से याद आई। उसके मामा की लड़की जो है, वो छोटी लड़की, वो आंगन में फिसलकर गिर पड़ी थी, उसके हाथ में कांच घुस गया। उस कांच को जो है बदलू ने निकाला। मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ आया। जैसे उसने कांच की चूड़ी देखी तो बदलू का ध्यान उसे आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। बदलू की वही स्थिति थी, उसी नीम के पेड़ में, पुराने नीम के पेड़ के नीचे वह खाट लगाकर लेटा हुआ था। खाट अर्थात चारपाई लगाकर। नमस्ते बदलू काका, लेखक ने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। बदलू ने लेखक को नहीं पहचाना और दूर तक उसको देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बना कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। लेखक ने अपना परिचय जनार्दन कह के दिया कि जो आपके पास से गोलियां बना कर ले जाता था। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, अर्थात वह याद कर रहा था कि ये है कौन। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। तो तुरंत उसको जैसे याद आई तो उसने बैठने के लिए बोला और पूछा कि तुम बहुत दिन बाद क्या आए, गांव आए ऐसा। बदलू ने कहा, हाँ, उधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। लेखक चारपाई पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए मैं इधर आ नहीं पाया। उसके बाद जो है कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नज़र आई न भट्टी। मैंने चारों ओर देखा तो कुछ भी नज़र नहीं आया जो उसके काम के लिए, लाख की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रयोग में आते थे। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। लेखक ने काम के बारे में पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। अब कोई भी मेरी बनाई हुई चूड़ियों के बारे में नहीं पूछता। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लल्ला। बदलू कह रहे हैं कि लल्ला, यह मशीन का युग है, इसलिए
मेरी लाख की चूड़ियों को कौन पूछता है, क्योंकि आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। यह जो है बदलू किसको कहता है? लेखक से कहता है। लेखक लेखक कांच, लेकिन क्या होता है, कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, लेखक ने ये बदलू से कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा, और लेखक को लगा कि उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी ढल चुका था। उसके हाथ और पैरों पर, माथे पर नसें उभर आई थी। उसके हाथ और नसें, माथे पर जो है क्या आई थी, नसें उभर आई थी। बदलू की उम्र बढ़ गई थी और उसका शरीर भी थोड़ा ढल चुका था। जाने कैसे उसने मेरी शंखा भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यह फसली खांसी कुछ टाइम होती ही है, किसी सीजन में हो जाती है थोड़ा बहुत, इसलिए तो यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी, यह बदलू ने लेखक से कहा। लेखक चुप रहे। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी, और वो भी लेखक भी सोचता रहा। लेखक सोच रहे थे कि बदलू के अंदर जरूर कोई व्यथा है, कोई दुख है ऐसा जो वो मेरे से छुपा रहा है। लेकिन लेखक उसको समझ गए कि मशीनी युग जो आया, इस युग ने जो है कई सारे कारीगरों के, मजदूरों के हाथ काट दिए, उनकी काम धंधों को चौपट कर दिया है। आम की फसल अब कैसी है? लेखक ने कहा। काका, कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। लेखक ने जो है, जैसे ही उसको शांति सी लगी, या उसको लगा कि बदलू काका के मन में एक दुख है, उस दुख को दूर करने के लेखक ने बात ही पलट डाली और उसने आम के बारे में पूछा। अच्छा है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आओ। उसने अपनी बेटी को आवाज़ दी आम लाने के लिए। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। और मेरी ओर मुड़ करके, सामने सामने मुड़ करके उसने ये बात कही कि माफ़ करना, मैं तुम्हें आम देना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। ऐसा लेखक कह रहे हैं, आम तो मैंने इस साल बहुत खाए। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा, ये बदलू कह रहा है। अरे नहीं, मैं बिना आम खिलाए तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो मैं चुप हो गया। मुझे वह दिन याद आए जब वो मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। अब मलाई की याद जैसे लेखक को आई, उसने गाय के बारे में पूछा। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? 2 साल हो गए हैं, मैंने उसको बेच दिया। उसको चारा दाना भूसा इत्यादि मैं कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में, मतलब एक बड़े से बर्तन में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, लेखक ने कहा। तो वाह वाह, वह हंस पड़ा। कौन? बदलू हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खाता था। उन्होंने कहा, बदलू ने कहा कि तुम शहरी हो इसलिए कम नहीं खा पाते हो, जब मैं तुम्हारी उम्र में था तो इससे चौगुने आम खा लेता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। लेखक ने कहा, आप लोगों की बात ही कुछ और है। अच्छा बेटा, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो। ऐसा जो है बदलू ने कहा कि ये ज़्यादा नहीं खाएगा तो इसको 4-5 आम दे दो। तो सिंदूरी वाले देना, देखा लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। जिस पेड़ से वो आम थे वह पेड़ उसी साल तैयार हुआ था, इसलिए वो सिंदूर की कलर के, जिसके सिंदूर जैसा रंग जिन आमों का है, वह आम बदलू वो लेखक को दिए गए। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई, अर्थात रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, सुंदर लग रही थी उसकी कलाइयों पर। उसने देखा कि रज्जो के हाथ में कलाइयों में जो है लाख की चूड़ियाँ बनी हुई है, वह बहुत ही अच्छी लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ।
बदलू ने जैसे देखा कि लेखक की दृष्टि उसकी कलाइयों पर है, उसकी चूड़ियों पर है, तो उसने कहा ये अंतिम जोड़ा था जो मैंने बनाया था, ये भी जमींदार साहब ने उस अपनी बेटी के लिए बनवाए थे, लेकिन वो मुझे 10 आने ही दे रहे थे, तो मैंने उनको मना कर दिया और उनको कहा कि अगर 10 आने में चाहिए तो शहर से तुम चूड़ियाँ ले आओ। मैंने आम ले लिया और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। लेखक ने आम ले ले खाने के लिए और थोड़ी देर पश्चात वहाँ से निकल पड़े। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। अर्थात लेखक इसलिए प्रसन्न हुए क्योंकि उन्होंने देखा कि बदलू जैसे पहले अपनी चूड़ियों को विवाह के समय में क्या करता था, महंगा कर देता, उनके बदले बहुत सारा सामान लेता, वस्त्र लेता और रुपए भी लेता। वही उसकी स्थिति आज भी थी, चाहे काम चले या ना चले, लेकिन उसने जमींदार को 10 आने में वो चूड़ियाँ नहीं दी। तो अपनी जिद पे, अपने व्यक्तित्व पे वो अडिग रहा। उसने अपना अंदर से जो मन था चूड़ियों के प्रति वो नहीं बदला, सस्ते में चूड़ियों को नहीं दिया। इसीलिए लेखक बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सोचा कि बदलू का जो मन है, जो व्यक्तित्व है, वो कांच की चूड़ियों की तरह आसानी से नहीं टूटेगा। वो बहुत ही अडिग और मजबूत मन है, मजबूत व्यक्तित्व वाला आदमी है। कौन? बदलू। इसलिए लेखक बहुत प्रसन्न हुए। तो चलिए, इस कहानी से हमें शिक्षा यह मिलती है कि मशीनी युग ने जो है कई कामगारों, कई मजदूरों के हाथ काट दिए, उनके काम धंधे बंद करवा दे। गरीब जो व्यक्ति है वो गरीब ही रह गया और जो अमीर है वो अमीर और आगे अमीर बनता जा रहा है। तो चलिए, इस पार्ट को हम यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं दूसरे पार्ट में दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।